नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्य जानकारियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आपातकाल यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी है। पहले तो ये देखो कि आपातकाल होता क्या है। आपातकाल का मतलब है कि ऐसी कार्रवाई जो तुरंत करने की मांग करती हो। एक बार क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी बैठे थे तो लोगों ने उनसे पूछ लिया कि भाई डॉक्टर साहब ये आपातकाल क्या होता। तो भीमराव जी जो पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी बोल सकते हैं या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने उस समय जवाब दिया कि आपातकाल एक ऐसी परिस्थिति है जो तुरंत कार्रवाई की मांग करे। क्या करे? तुरंत कार्रवाई की मांग करे। वो क्या है? आपातकाल है। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में सबको पता है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज हो आपको भी आते हैं ये तीनों आपातकाल आते हैं, मुझे पता, सबको पता है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज हो। फिर भी ये मन में एक डर सा रहता है कि हमें आते नहीं है। आते सबको है। देखो, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, ठीक है। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उसके तहत यह आपातकाल लगता है। इसका जो प्रचलित दूसरा नाम है, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में। फिर हमारा अगला जो आपातकाल आता है वो है वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। भाई वित्तीय आपातकाल है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में। तीनों कई बार क्या होता है कि 3 इधर दे देते हैं और इनके अनुच्छेद इधर दे देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मिलान में आ जाए तो भी कर सकते हैं। तो इनके अनुच्छेद याद रखना भी जरूरी है। और देखो, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है, जिसको प्रचलित नाम यानी राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, ये 356 में है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं वित्तीय या राष्ट्रीय आपातकाल। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? देखो, युद्ध, बाहरी आक्रमण, या इसको सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है। या आंतरिक विद्रोह है। आंतरिक विद्रोह है। भाई इन परिस्थितियों में
राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किस किस, यदि युद्ध हो जाए या बाहरी देश या कोई देश आक्रमण कर दे या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक रूप से अशांत यानी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 लागू किया जा सकता है। ठीक है ना। या एक बात और भी है, या किसी देश की सुरक्षा संकट में हो, यानी जैसे मान लो हमारा राजस्थान है और ये राजस्थान है ये संकट में हो, यानी देश का कोई हिस्सा संकट में हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है। देखो इसकी परिस्थिति क्या है, देखो इसकी परिस्थिति स्पष्ट है। इसके अंतर्गत यदि संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रह सकता है। यदि संसद की स्वीकृति मिल जाए तब तो आगे तक भी रह जाता है। यदि संसद की स्वीकृति नहीं ली है, स्वीकृति ना ली है, तो ये आपातकाल केवल और केवल 2 माह तक रख सकते हैं। 2 माह तक ही रख सकते हैं। ठीक है। फिर 2 माह तक रखने के बाद संसद की स्वीकृति लेने के बाद इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक इस आपातकाल को लागू किया जा सकता है। फिर क्या परिस्थिति होती है, फिर इसे संसद में स्वीकृत करवाना पड़ता है, फिर से 6 माह तक लगाया जा सकता है। फिर 6 माह जैसे ही पूरे होते हैं तो फिर 6 माह तक लगाया जा सकता है। इस तरह से इस आपातकाल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी सीमा को जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। तो आज तक हमारे देश में 3 आपातकाल लगे हैं। वो तीनों आपातकाल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो पहला भाई 1962 में चीन के आक्रमण के समय, नंबर 1 फर्स्ट होता है 1962 में। किसके आक्रमण से? भाई चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण कब किया? 1962 में। उस समय हमारे जो देश के हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भाई ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है ना। और शिक्षक दिवस भी इनके नाम पे आता है। ठीक है। फिर हमारे देश में दूसरा आपातकाल लगता है पाक के आक्रमण के समय 1971 में। 1971 में हमारे देश में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो पाक आक्रमण। ठीक है। इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। वही दूसरी मतगणना यानी द्वितीय मतगणना के चक्कर में विजयी हुए थे वी गिरी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, फिर ये हाथ के हाथ इस्तीफा भी दे देते हैं और फिर राष्ट्रपति के पद पर चुन लिए जाते हैं। फिर तीसरा आपातकाल लगता है 1975 में, आंतरिक शांति के नाम पर। आंतरिक शांति के नाम पर 1975 में इंदिरा गांधी का काल था। भाई इस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद।
भाई ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यानी आपातकाल लागू हुआ था, इस दिन को काला दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकारों का दुरुपयोग हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने फोन पर ही ये लागू करने की हिदायत दे दी। किसको? फखरुद्दीन अली अहमद को। तो भाई राष्ट्रपति तो वो नाममात्र का होता है, जैसा प्रधानमंत्री कहेगा वैसा ही राष्ट्रपति को तो करना पड़ेगा। तो भाई क्या हुआ? अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। तो इन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी आपातकाल की जो शक्तियां हैं उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। क्या भाई ये तो गलत है, इसमें कुछ हम संशोधन करेंगे। तो देखो इसमें संशोधन क्या किया गया। पहली बात तो ये कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होगा तभी आपातकाल लागू होगा। नंबर 1, आंतरिक अशांति के स्थान पर अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह है नाम दिया जाए तब ही लागू हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह एक बदलाव, यानी आंतरिक, केवल और केवल आंतरिक अशांति के नाम से ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं कर सकते। इसके तहत सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही लागू कर सकते हैं। सशस्त्र का मतलब हथियारों लड़ाई होगी ना, जना ये आपातकाल लागू किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा, यानी जब राष्ट्रपति अपने आपातकाल की उद्घोषणा करता है, पहले प्रधानमंत्री कह देता था ना, तो राष्ट्रपति शासन लग जाया करता था, यानी आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाया करता था। क्योंकि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी जी ने फोन कर दिया फखरुद्दीन अली अहमद को, कहा कि भाई आप देश में आपातकाल लगवा दो। तो ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री के साथ साथ संघ के जो जितने भी मंत्री हैं, यानी समस्त मंत्रिमंडल के निर्णय, यानी संघ के मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय होना चाहिए। कैसा? लिखित निर्णय होना चाहिए। क्यों? इंदिरा गांधी जी ने फोन कर दिया भाई लागू करो, और लागू कर दिया। तो इसमें सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ संघ की जो मंत्रिमंडल है उसका लिखित प्रमाण होना चाहिए, उसी के बाद ये आपातकाल लग सकता है। बात आ गई 2। नंबर 3, 1 हो गई, 2 हो गई, नंबर 3 कहती है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि आपातकाल लागू करना है तो 1 माह के अंदर, कितने माह है? 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का, यानी संसद है, इसके 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, कौन सी है? राज्यसभा। इनका अलग अलग, यह नहीं कि एक जगह बैठ गए और निर्णय ले लिया, इनका अलग अलग
अनुमोदन या संकल्प द्वारा पारित होने के बाद ही ये आपातकाल लग सकता है। यानी ये भी बात 1 माह के अंदर अंदर होनी चाहिए। 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग संकल्प से पारित करने के बाद ही ये आपातकाल देश में लग सकता है। बात 3 समझ में आ गई। नंबर 4 है कि यदि 1 माह के अंदर अंदर ये अनुमोदन नहीं हुआ, कौन सा? 1 माह के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित नहीं हुआ, तो ये अनुमोदन यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं रख सकते। तो ये बात इसी में थी, लेकिन 4 नंबर जोड़ दिया हमने। फिर इसमें 4 नंबर यहां ले लेते हैं भाई। 4 नंबर कि भाई इसके तहत ये पहले क्या था, 44वें संविधान संशोधन से पहले था कि भाई अनुच्छेद जो 21 है, अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वतंत्रता थी उसे स्थगित कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत प्राणदैहिक स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते। ठीक है, इसका निलंबन नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता, या इसको जीवन का अधिकार भी बोलते हैं, जीवन का अधिकार। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद है कि भाई 352 का जो संकट काल यदि लागू हो जाता है, तो या तो वो किसी देश के एक हिस्से पर भी लागू हो सकता है और पूरे देश पर भी लागू हो सकता है। यानी या तो पूरे देश पर भी लगाया जा सकता, पूरे देश यानी समस्त भारत पर भी लागू हो सकता है, या देश के किसी एक हिस्से पर भी लागू हो सकता है, एक हिस्से पर। ठीक है। नंबर 6 है अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। यहां पर लिखूंगा, यहां तो आ नहीं रहा है तो यहां लिख देता हूं। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनका निलंबन हो जाएगा, यानी स्थगित कर दी जाएंगी। यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनको स्थगित कर दी जाएंगी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, यदि ये आपातकाल लग जाता है तो देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था में बदल जाती है। एकात्मक शासन हो जाता है। ये जो जब ये आपातकाल लग जाता है तो देश में एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आ गई बात समझ में। फिर दूसरी बात ये है कि भाई जो देश की शासन व्यवस्था वो पूरी की पूरी किसके हाथ में आ जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल था ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया। इसका प्रभाव ये होगा कि प्रभाव है कि भाई जो शासन व्यवस्था संघात्मक होती है वो एकात्मक शासन व्यवस्था बन जाती है। यानी जो राज्य सूची के विषय है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही किस में चली जाती हैं? संघ सूची में चली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र कैसे विफल होता है वो देखते हैं। अब हमको पढ़ना है राष्ट्रपति शासन।
भाई राष्ट्रपति शासन क्या होता है, यानी देखो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। यानी राष्ट्रपति को वहां का राज्यपाल, यानी जिस राज्य का जो राज्यपाल है उससे ये पता लग जाए कि अब भाई इस राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो डगमगा गई है, अब ढंग से नहीं चलेगी। तो इसको मैं भाषा में बता देता हूं कि राज्यपाल क्या करता है भाई, राष्ट्रपति को ज्ञापन देता है कि भाई हमारे देश यानी हमारे जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो ढंग से नहीं चल रही है, यानी जो संविधान में जो उपबंध है उनके अनुसार इस राज्य की शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें, इस राज्य में संकट काल की घोषणा कर दें। प्रचलित भाषा में इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई। यदि किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को ये कहते कि इस राज्य की जो शासन व्यवस्था है संविधान में जो उपबंध है उनके अनुसार नहीं चलाई जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस राज्य में अपना जो राष्ट्रपति शासन है वो लागू करें। यानी इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति उस राज्य की जो विधानसभा उसे भंग कर देता है। यानी यदि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर देता। क्या करता है? राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग करके शासन की जो शक्तियां हैं अपने हाथ में ले लेता है। क्या करता है? अपने हाथ में ले लेता है। क्या? यानी विधानसभा को तो कर देता है निलंबन, यानी वहां की जो विधानसभा उसका निलंबन करके उस राज्य की जो सरकार है वो अपने हाथ में ले लेता है, अधिकार में ले लेता है। ऐसी घोषणा को लागू करने या रहने के लिए राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के विधान जो मंडल है उसमें निहित शक्तियां संघ यानी संसद के द्वारा उपयोग की जाती है। यानी जो राज्य सूची के विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सीधी की सीधी किसके पास आ जाती है? संसद के पास आ जाती है। उन विषयों पर यानी जो राज्य विधानमंडल के नीचे जो भी शक्तियां आती हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें भी एक संशोधन किया गया। एक काम की बात और याद रखना, अनुच्छेद 356 है, इसके अंतर्गत की गई घोषणा लागू रहने के दौरान भी राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो राष्ट्रपति शासन यदि लागू कर दिया, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन यदि लागू कर देता है तो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय उनकी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और बाकी शक्तियां सारी की सारी किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। भाई शक्तियों का सबसे ज्यादा जो उपयोग यानी दुरुपयोग हुआ है तो वो इसी राष्ट्रपति शासन का हुआ है। कैसे? देखो एक एक बात समझेंगे। सबसे पहले पंजाब में लगा। कहां पर लगा? पंजाब में। कब लगा? 1951 में। 1951 में लगा। उस समय थी भार्गव की सरकार। पंजाब में किसकी सरकार थी? भार्गव की सरकार। पहला आपातकाल पंजाब में 1951 में लगता है। वहां की जो भार्गव मंत्रिमंडल है उसका पतन करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है। उसके बाद पेप्सू राज्य में लगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में त्रावणकोर, कोचीन, मतलब
इसका लगभग 120 बार, 100 किताबों में दिखाया जाता है, लगभग 118 बार इसका दुरुपयोग किया गया। हो सकता है आगे और भी हो सकता है, लेकिन इसका अब तक 118 बार दुरुपयोग किया गया। कहने का मतलब है कई बार तो इसका उपयोग बहुमत की परीक्षा के बिना ही कर दिया गया, और उस समय उस राज्य के राज्यपाल को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। यानी ऐसे मामले, कई मामले थे। एक बार तो क्या हुआ कि 15 में से जो 13 मामले हैं, उन मामलों में 13 मामलों में वो मंत्रिमंडल है वो सही पाई गई। यानी बहुमत की अगर परीक्षा ली जाती है तो शासन व्यवस्था एकदम सुरूप से चल रही थी वहां की शासन। कहने का मतलब है इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ था। लेकिन अब तक इसको राजस्थान में भी 4 बार लगाया जा चुका है। राजस्थान में इसका उपयोग 4 बार हो चुका है। क्योंकि बात ये होती है कि राज्यपाल है वो सबसे ज्यादा विवाद का विषय रहा है। क्या रहा है? क्योंकि राज्यपाल वो होता है केंद्र का, यानी राज्यपाल का निर्वाचन है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होता है वो। ऐसी परिस्थिति में यानी सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसकी सरकार होती है, और राज्य में किसी दूसरे की सरकार होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस राज्य की सरकार को भंग करने की सोच लेती है। पहले ये मामले ऐसे ही थे, लगभग 120 तक के मामले थे वो इसी प्रकार के चलते रहे। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि जो जैसे मान लो 21 अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा, यानी 21 अक्टूबर 1997 में, कब? 1997 में। कहां पर? यूपी। 21 अक्टूबर 1997 में यूपी की विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त होने के बावजूद भी वहां का एक राज्यपाल था, उसका नाम था रोमेश भंडारी। यानी 21 अक्टूबर 1997 को यूपी में क्या विश्वास मत होने के बावजूद भी रोमेश भंडारी ने क्या किया? केंद्रीय मंत्री को 356 के तहत विधानसभा को भंग करने के जो लिखित प्रमाण है वो भेज दिए। ऐसी बात नहीं है राज्यपाल को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। तो उसने क्या किया? वापिस भेज दिया, ये मामला वापिस भेज दिया। फिर दूसरा मामला आता है बिहार का 1998 में। यही मामला है वो दोबारा आता है बिहार से, लेकिन इसको भी खारिज करके वापिस भेज दिया, और वहां का जो राज्यपाल था बूटा सिंह, उसको त्यागपत्र देना पड़ा। कहने का मतलब है इसके ज्यादातर मामले हैं वो असफल रहे, मतलब बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ इसका। क्योंकि बहुमत की परीक्षा बिना यानी मत प्राप्त होने के बाद भी इसमें कई सरकारें यानी कई राज्य की सरकारों को भंग कर दिया गया। तो इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए फिर से वही संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। लेकिन इसके बाद भी कई बार इसका दुरुपयोग होता है। ये जो बातें बताई हैं 1978 की बात की तो बातें हैं। के.आर. नारायण ने जो यूपी का मामला था, बिहार का मामला था, उसे वापस भेज करके एक बार संविधान के रक्षक के रूप में भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या सभी राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी होते हैं? ठीक है, तो अब देखते हैं इसके तहत जो 44वां संविधान संशोधन है उसके बाद में क्या प्रक्रिया हुई। तो देखो 44वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत इसे 3 साल से अधिक किसी भी प्रक्रिया के तहत लागू नहीं किया जा सकता। नंबर एक तो ये बात हो गई, यानी अनुच्छेद 356 है, ये 3 साल से अधिक नहीं लागू कर सकते। यदि 3 साल से अधिक लागू करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। देखो इसकी बात ये होती है कि 1 साल तक लागू रहता पहले, फिर 1 साल बाद में संसद में फिर प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है संसद में,
फिर 1 साल तक लागू रख सकता है, फिर तीसरी बार लागू रखने के लिए संसद में फिर से प्रस्ताव लाना पड़ता। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में 1, 2, 3 साल से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं कर सकती, यानी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकती। ठीक है, 3 साल से अधिक इसको लागू नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, अधिकतम तो 3 साल से अधिक नहीं लगा। देखो गनीमत ये होती है, देखो पहली साल जब लग गया, इसके बाद क्या करते हैं, संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संसद में। ठीक है, इसके बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद में 2 कंडीशन और है इसकी। पहली बात, संविधान का जो अनुच्छेद 352 का जो राष्ट्रीय आपातकाल है, एक तो वो लागू होना चाहिए 1 साल से अधिक रखना हो तो। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत यानी राष्ट्रीय आपातकाल है वो लागू होना चाहिए। इसके अलावा यानी ये नहीं है तो चुनाव आयोग, कौन, चुनाव आयोग यदि लिखित में ये कह दे कि भाई राजस्थान है, जैसे मान लो राजस्थान है, यूपी मान लो, भाई राजस्थान में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। एक तो 352 का आपातकाल लागू होना चाहिए उस समय, और एक है या चुनाव आयोग ये लिखित रूप में कह दे कि भाई अब चुनाव होना मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में यानी कि 3 साल से बाद किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं कर सकते। यदि 3 साल के बाद तक भी रखना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो भाई ये हो गया हमारा राष्ट्रपति शासन। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। कौन सा, वित्तीय आपातकाल। भाई इसकी एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारे देश में आज तक नहीं लगा। क्या नहीं हुआ, आज तक नहीं लगा। बात क्या होती है, यदि देश की साख संकट में हो, क्या साख का मतलब, भाई हमारे यहाँ साख का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में पैसे कम हो गए। कहने का मतलब यदि हमारे देश की जो मुद्रा भंडार है उसमें विदेशी मुद्रा यदि कम हो जाए या खत्म हो जाए, कौन सी, विदेशी मुद्रा यदि खत्म हो जाए तो उस परिस्थिति में यह आपातकाल लगता है। यानी देश की यदि साख संकट में हो तो वित्तीय आपातकाल देश में लागू कर सकते हैं। भाई इसकी परिस्थितियां क्या है लागू करने के लिए, तो वही है। तो बात यह है कि देश की जो मुद्रा विदेशी भंडार यदि खत्म हो जाता है, देश की साख संकट में, जो राष्ट्रपति को लगे कि भाई देश की साख संकट में है, देश आर्थिक स्थिति की कगार पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे ये देखो। पहली बात तो आप पूछोगे कि गुरुजी कहीं उच्च न्यायालय को जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के बाकी भी तनख्वाह घटा दी जा। बिल्कुल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी तनख्वाह यानी उसकी भी तनख्वाह घटा दी जा सकती है। पहली बात तो ये, यानी जितना भी अधिकारी ही बाकी तनख्वाह कम करी जा सके। ठीक है, फिर कई बातें ही अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता है वह स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 21 यानी प्राणदेहिक स्वतंत्रता है वह भी आपातकाल में खत्म कर सके। अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन को अधिकार है वो भी खत्म करो जा सके है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों आपातकाल बता दिए हैं। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा। यदि कहीं गलती हुई हो तो भाई मुझे तो इतना ही याद था। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।